फूड को फोर्टिफाई किया जा रहा होता है और बहुत खालिस फूड होती है, इसलिए आप अगर आयरन टैबलेट्स नहीं भी लेते तो आपका एचबी कंपैरेटिवली बेटर रहता है। लेकिन जो माएँ एनीमिक्स होती हैं, जिनकी एचबी कम होती है, देखा यह गया है कि उनके बच्चे लो आईक्यू के साथ पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि हमल में 9 महीने कौन से विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं और उसको किस मिक़दार में लेना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करती हूँ। नंबर 1 14 वीक्स तक, यानी डे 1 से लेके 14 वीक्स तक, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड कहते हैं। उसके बाद 15 से लेके ऑलमोस्ट 31 वीक तक और फिर 32 से लेके एंड 40 वीक्स तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। ऑनवर्ड उसमें सिर्फ ग्रोथ होती है, इसलिए इसको एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड कहते हैं। इसमें तमाम अज़ा बच्चे के मुकम्मल तौर पे बन चुके होते हैं और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो इसी टाइम में होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के अंदर हम बहुत सारा पेशेंट को कहते हैं कि ख़याल रखें, कोई भी मेडिसिन ओवर यूज़ ना करें और जो भी कुछ खाएं मेडिसिन का वो डॉक्टर से पूछ के खाएं, रेडिएशंस का एक्सपोजर ना लें या जो है वो कोई जो टॉक्सिकल केमिकल्स हैं वो उनसे अवॉइड करें। इस पीरियड्स के अंदर, इस इतने सेंसिटिव पीरियड के अंदर आपको कौन से विटामिन्स चाहिए होते हैं? सबसे नंबर 1 विटामिन फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी को चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के सेल्स दे आर डिवाइडिंग लाइक एनीथिंग, वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं और डिवाइड होने के लिए, न्यूक्लियस डीएनए बनने के लिए चाहिए होता है फॉलिक एसिड। वो मरीज़ जिनका पहले कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, जिनको शुगर है, जो कोई ऐसी दवाई जैसे मिर्गी की दवाई होती है वो फॉलिक एसिड का लेवल कम करती है, कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं, उनके अंदर हम डबल और ट्रिपल टाइम फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन जो लो रिस्क पेशेंट होते हैं उनके अंदर सिंपल 400 से लेके 600 माइक्रोग्राम तक का फॉलिक एसिड की डेली सप्लीमेंटेशन काफ़ी होती है। अच्छा, याद रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं जब मेरे पास आते हैं वो कहते हैं जी हमें आयरन और कैल्शियम लिख के दें। इस टाइम के अंदर बच्चे की ना तो बोन्स बन रही होती हैं ऑसिफिकेशन, और ना ही कोई उसका बहुत ज़्यादा फ्लैश बन रहा होता है, बहुत ज़्यादा साइज अटेन हो रहा होता है। इस वक्त उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुदरत काम कर रही है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा आयरन कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, वो माँ के स्टोर्स के ऊपर से ही उसकी पूरी हो जाती है। इस टाइम में आपने लेनी है बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी ऐसे फूड सप्लीमेंट्स या ऐसी खुराक जिनके अंदर फ्री रेडिकल्स के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हो, ऐसे विटामिन्स जिनके अंदर फ्री रेडिकल्स के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हो। जैसे कि विटामिन सी मैं बहुत इनकरेज करती हूँ पहले तकरीबन 13 हफ्ते तक के लिए। विटामिन ई बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसी तरह से जो आपके आर्जिनिन के सप्लीमेंट्स होते हैं या लाइसिन के सप्लीमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली आर्जिनिन के जो होते हैं, एल आर्जिनिन के सप्लीमेंटेशन, वो फ्री रेडिकल्स को बहुत प्रिवेंट कर रहे होते हैं। और जो फूड होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेडीली एब्जॉर्बेबल फूड, यानी जूद हज़म खुराक, जिसको आम हालात में हम कार्बोहाइड्रेट डाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉइल्ड राइस हो गए, आपके पास पोटैटोज़ हो गए, आपके पास रोटी हो गई, ये बहुत ज़्यादा हम इनकरेज करते हैं, जो कि फ़ौरन, क्योंकि शुरू में आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा होता है, आपका शुगर भी लो हो रहा होता है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी बॉडी का हाफ ऑफ कार्डियक आउटपुट डायरेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स योर यूट्रस, बच्चे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो आपकी जो बॉडी होती है उसकी वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो आपने रेडीली अवेलेबल जो चीज़ें होती हैं एनर्जेटिक की वो खानी है, और जो मैंने ये सप्लीमेंट्स बताए हैं ये आपने लेने हैं। राइट आफ्टर 14 वीक्स, 13 हफ्ते के बाद, अब वो टाइम है जब बच्चे की बोन्स भी बनना शुरू होंगी और उसके बाद बच्चे की जो फ्लैश है, गोश्त है, मसल्स है, स्किन है, ये भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब आपके बच्चे को चाहिए, अच्छा वैसे ये जो पीरियड होता है सेकंड ट्राइमेस्टर का, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। कहते क्यों है कि आपको जो बहुत ज़्यादा उल्टी मतली है वो भी बेहतर हो जाएगी आप, और बच्चे का वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आपके लिए कैरी करना मुश्किल हो। तो ये वो टाइम है
जिसमें आपने बहुत अच्छी खुराक लेनी है, क्योंकि एंड पे जाके फिर आपसे उस क्वांटिटी में लिया नहीं जाता। और अच्छी खुराक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मैक्रोज बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें, यानी चावल, रोटी, अनाज बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि माइक्रोज पे फोकस करें, यानी आपकी बॉडी के अंदर आयरन रिच फूड होना चाहिए, जिसमें कि आपका रेड मीट आ जाता है जिसमें बहुत आयरन होता है। एप्पल ज़रूर आप लें, जो फलाद से भरपूर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, प्रॉन क्रैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन होता है। और इसके अलावा आयरन का सप्लीमेंटेशन ज़रूर करें। जब यहाँ पे मेरे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम आयरन की गोलियाँ ना इस्तेमाल करें, तो मैं उनसे कहती हूँ कि जी ज़रूर इस्तेमाल करें, इसलिए कि हमारे यहाँ फूड फोर्टिफिकेशन नहीं होती है। बाहर के मुल्कों की जिनकी हम किताबें पढ़ते हैं या जहाँ से हम ट्रेन होकर आए होते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि फूड को फोर्टिफाई किया जा रहा होता है और बहुत खालिस फूड होती है। इसलिए आप अगर आयरन टैबलेट्स नहीं भी लेते तो आपका एचपी कंपैरेटिवली बेटर रहता है। लेकिन जो माएँ अनीमिक्स होती हैं, जिनकी एचपी कम होती है, देखा यह गया है कि उनके बच्चे लो आईक्यू के साथ पैदा होते हैं, तो आप ज़रूर आयरन की सप्लीमेंटेशन लें। मुख्तलिफ फॉर्म में आयरन की सप्लीमेंटेशन मिल जाती है, टैबलेट फॉर्म में होती है, कैप्सूल फॉर्म में होती है, च्यूएबल टैबलेट है, अब तो बहुत ज़्यादा सैशे फॉर्म में भी आ गई है। और जब भी आपने आयरन लेना है तो आपने आयरन के साथ लेना है विटामिन सी। उसका क्या मकसद है? विटामिन सी आयरन की फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी मिनटों में स्टमक में से ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें, आयरन तो ले ही रहे हैं लेकिन साथ उसके विटामिन सी की इनटेक को भी कंटिन्यू रखें। इसके अलावा कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम, अब आपके बच्चों की बोन्स बनने लग जाएंगी, आप अपना स्कैन भी अगर उठा के देखेंगे तो उसमें बच्चे की वाइट कलर की बोन्स और वो सारा कुछ बनना शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में 800 से लेके तकरीबन 1000 मिलीग्राम तक है। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो दूध का एक ग्लास होता है उसमें तकरीबन 250 से 300 मिलीग्राम तक आयरन होता है। तो 3-4 ग्लास दूध के पीने के बजाय आप 1 ग्लास दूध के साथ जो है वो अगर कैल्शियम की टैबलेट ले लेती हैं 600 to 800 मिलीग्राम वाली, तो उसमें आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपने लेना है विटामिन डी। अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी से कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो आपकी हड्डियों तक सप्लाई नहीं हो पाएगा। उसके लिए विटामिन डी लें, और विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए ये है कि आप सन बाथ लें और बैक पे धूप लगवाएं। कभी भी फ्रंट पोर्शन पे विटामिन डी एक्टिवेशन नहीं होती। हमारे विटामिन डी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेशन के बैक के स्किन पे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो धूप लगवाएं। इसके अलावा विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के रिसेंटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। ये प्रेगनेंसी के अंदर जो जीआई अपसेट्स होते हैं उनके लिए, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए और प्रोबायोटिक के तौर पे भी काम करता है। और आपकी जो प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी लो होने की वजह से जो बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होती है, उससे ये आपको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मरीज़ आर्जिनिन और लाइसिन की जो सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं, उनमें देखा ये गया है विटामिन सी, ई, आर्जिनिन, इनकी जो सप्लीमेंटेशन, जो इनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, वो ले रहे होते हैं, उनमें देखा गया है कि फोर्थ ट्राइमेस्टर की जो कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन होना या बच्चे का जो वो होना है, स्ट्रेसफुल होना है, ग्रोथ रुक जाना या फिर बच्चे का खून का बहाव कम होना, ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। अच्छा, इसी तरह से एक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक, सेलेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि इनकी अपनी अपनी वैल्यू है एज फॉर द बेबी। और ये हमेशा यूजुअली फूड के अंदर जो है वो ये हमें बहुत ही माइनर रिक्वायरमेंट में चाहिए होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डाइवर्सिफाइड फूड खाना पड़ती है। अगर आप प्रॉपर, आपको लग रहा है कि आपकी फूड अच्छी नहीं है, तो आप इनके भी सप्लीमेंट्स अलहदा से लें। और आजकल बहुत सारी जो फूड सप्लीमेंट जो हैं मल्टी विटामिन हैं, उनके अंदर ये जितनी रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है ऐड ऑन होता है प्रेगनेंसी के अंदर। अब आ जाते हैं थर्ड यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर की तरफ। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपकी बेबी की ग्रोथ स्पर्ट बहुत ज़्यादा हो रही होती है। आपका बच्चा जितने वेट का सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे होता है, तकरीबन उससे 2 या 3 गुना वज़न वो थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड पे गेन कर लेता है। तो इसमें एक तो आपने
अपनी खुराक में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करने हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपका शुगर भी तेज़ होने का रिस्क है, जब आपके, तो आपने मैक्रोज़ में क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे आ जाए, और वॉक और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल रखें ताकि जो आप खाएं वो आपका हज़म हो जाए। इसके बाद जो है वो आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन जो है वो, अगर पिछली में आप जो है वो 100 मिलीग्राम आयरन ले लें तो अब आपकी रिक्वायरमेंट तकरीबन 120 ग्राम तक हो जाती है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा को जो है वो आप फूड से लेने की कोशिश करें। आयरन रिच फूड खाएं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई होती है। मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ रेड मीट का इस्तेमाल करें। रेड मीट के अंदर हीमोग्लोबिन, हीम फॉर्म ऑफ आयरन होती है, जो कि ग्लोबिन चेन के साथ डायरेक्टली मिलती है और उसके बाद वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने इसमें फूड में से आयरन और कैल्शियम का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है। इसमें देखा गया है कि अगर आप पिछले 2 ट्राइमेस्टर में कैल्शियम डेफिशिएंट हैं या आपके पहले से कैल्शियम के स्टोर कम है, तो इसमें आपको बैक एक यानी कमर में दर्द का होना, हड्डियों के अंदर पेन का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। तो लिहाजा विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन, आयरन की सप्लीमेंटेशन, और उसी तरह से जो मैग्नीशियम और जिंक हो गया है, कॉपर हो गया, सेलेनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इन सारों की जो ये ज़रूरत है वो यहाँ पे पड़ जाती है, और ये आपको ज़रूर लेना है। तो इसके अलावा जो आपके शुगर लेवल्स हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर का आजकल जो देखने में आ रहा है वो यही है कि शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो जाती है। तो आपने शुगरी फूड को जो है वो अवॉइड करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है अगर, तो आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे कमेंट करें। मेरी टीम आपको अपने कमेंट्स का आंसर करती है। इंडिविजुअली मेरे लिए हर कमेंट का आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई एम रनिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट शेड्यूल, तो वो ज़रूर हो जाता है। या फिर आप मुझे जो टॉपिक बताते हैं, मैं जो मैंने आपको आज जितने भी मैं टॉपिक कर रही हूँ इन दिनों में, ये आप लोगों के ही बताए हुए हैं। तो आप उस जगह पे जो कुछ किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो आप जान सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।